विमला जी के घुटनों में काफ़ी दर्द रहता था। उनसे ज़मीन पर बैठा नहीं जाता था। इधर इनके पति सुधांशु जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। सुधांशु जी ने बहुत गरीबी से निकलकर एक बिजनेस खड़ा किया जिसमें उन्हें बहुत सफलता मिली। पूरा जीवन अपने और अपने परिवार के लिए हर सुख साधन का इंतजाम करते रहे। अपने दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाई। इसके बाद दोनों बेटों ने उनका बिजनेस संभाल लिया, लेकिन बिजनेस की बागडोर संभालते ही उन्होंने अपने पिता को घर बैठा दिया और धीरे धीरे उनसे पूरा बिजनेस अपने कब्जे में ले लिया। अब माता पिता उनके लिए घर में पड़े फालतू सामान से ज़्यादा कुछ नहीं थे। वे दोनों किसी तरह अपने दिन काट रहे थे। अपने अच्छे दिनों में सुधांशु जी ने कुछ पैसा और ज़मीन जायदाद अपने लिए रखी थी, जिसे उन्होंने किसी बेटे को नहीं दिया। उसी से थोड़ा सुकून था। विमला जी आज एक छोटी सी चौकी पर बैठकर अलमारी के नीचे वाले हिस्से की सफाई कर रही थी। तभी उन्हें एक फ़ोटो एल्बम मिलती है, जिसे देखकर वे थोड़ी उदास हो गईं। उसमें उनके विवाह की फ़ोटो थी। वे कुछ सोचकर उठी और वह एल्बम सुधांशु को देते हुए बोली, सुनो जी, यह देखो, आज सफाई करते समय क्या मिला। इसमें हमारी पुरानी यादें हैं। सुधांशु जी एल्बम देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अखबार एक ओर रख दिया और एल्बम खोलकर बैठ गए। उन्होंने कहा, अरे तुम भी बैठ जाओ, मिलकर पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। विमला जी ने कहा, आप देख लो, मैं अभी आती हूँ, अलमारी खुली पड़ी है। यह कहकर वो चली गई। सुधांशु जी एल्बम का एक एक पेज पलटने लगते हैं। हर पेज पे उनकी शादी की फ़ोटो थी। हर फोटो को वो बहुत ध्यान से देख रहे थे। उसमें उनके तमाम रिश्तेदार थे, जिनमें से कुछ अब इस दुनिया में नहीं थे और कुछ से उन्होंने ही रिश्ता ख़त्म कर दिया था। सुधांशु जी के चेहरे पर उदासी छाने लगती है। अगले ही क्षण उनके दोस्तों को शादी में नाचते देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। शादी की पूरी एल्बम देखने के बाद पीछे के 2 पेजों को देखते ही जैसे वो जम से गए। उसमें से एक पेज पर उनके परिवार की ब्लैक एंड वाइट कुछ पुरानी सी फ़ोटो थी, जिसमें उनके माता पिता, वो और उनकी छोटी बहन रज्जो थी। रज्जो की फ़ोटो देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बचपन की वो यादें ताज़ा हो गई, जिसमें वे रज्जो के साथ खेलते थे, साथ साथ स्कूल जाते थे। उसके बाद किस तरह पिताजी ने और उन्होंने मेहनत करके पैसा कमाया और पहले रज्जो की शादी की। रज्जो की शादी के कुछ ही दिन बाद पहले पिताजी और माँ दोनों ही इस दुनिया से चले गए। इधर सुधांशु जी पैसा कमाने में इतने बिजी हो गए कि वे अपनी बहन को तो भूल ही गए। सुधांशु जी बिलख बिलख कर रो रहे थे। विमला जी ने देखा तो वो पूछ बैठी, अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, तबीयत तो ठीक है? सुधांशु जी ने कहा, मैं पैसे कमाने के चक्कर में अपनी बहन को भी भूल गया। आज कितने वर्षों से वह हर साल मुझे राखी भेजती है, लेकिन मैंने कभी उसकी राखी नहीं बांधी और उसके साथ एक चिट्ठी होती थी जिसे मैंने कभी नहीं पढ़ा, न कभी जवाब दिया। विमला जी ने कहा, हाँ, अपराध तो हमसे हुआ है। शायद आज उसी की सज़ा भी हमें मिल रही है। हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम अकेले हैं। आज अपने ही बेटों के लिए हम गैर हो गए। हमें उनके बर्ताव से कितना बुरा लग रहा है। ऐसे ही रज्जू को हमारी नफ़रत का कितना बुरा लग रहा होगा, यह आज समझ में आ रहा है। लेकिन छोटी होते हुए भी उसने अपना फ़र्ज हमेशा निभाया, समय पर राखी भेजी, लेकिन हमने कभी उसका हाल जानने की कोशिश नहीं की। सुधांशु जी ने उसकी फ़ोटो पर हाथ फेरते हुए कहा, पैसे के घमंड में मैंने इसका बहुत दिल दुखाया था। याद है मेरी शादी पर जो तोहफ़ा लाई थी, वह भी मैंने वापस कर दिया कि इतना घटिया तोहफ़ा हम नहीं ले सकते, जबकि मुझे पता था कि उसकी
आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लेकिन पैसे के घमंड से मेरे मन में यह बात घर कर गई थी कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे अपमान से आहत होकर वह चली गई और आज तक दोबारा मुझसे मिलने नहीं आई। विमला जी, मैं तो नई थी, इसलिए आपकी बात काट नहीं सकी, लेकिन बुरा तो मुझे भी लगा था। इस घर में सबसे पहले उन्होंने ही मेरा स्वागत किया था। आपने तो कभी उनकी राखी नहीं बांधी, लेकिन मैंने उनकी हर राखी को संभाल कर रखा है। सुधांशु जी ने कहा, विमला एक काम करो, रक्षाबंधन आने वाला है, इस बार हम दोनों रज्जू के घर चलते हैं, उसे सरप्राइज़ देते हैं। मेरी छोटी बहन मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी। विमला जी ने खुश होते हुए कहा, हाँ यह ठीक है, लेकिन राखी वाले दिन नहीं, उससे 2 दिन पहले चलेंगे। पता नहीं उसकी स्थिति कैसी है। मैं उनके लिए घर का सामान और उपहार ले चलूँगी और हम उन्हें कुछ पैसे भी दे आएंगे। सुधांशु जी ने कहा, हाँ ठीक है, राखी के उपहार को वह मना भी नहीं करेगी। आखिर एक भाई का हक होता है। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले दोनों अपनी कार से रज्जू के घर पहुंच जाते हैं। कार से उतरकर सुधांशु जी देखते हैं वह पुराना घर है जिसे कुछ मरम्मत करके नया जैसा बनाने की कोशिश की गई है। घर के बाहर बरामदे में रमेश जी अखबार पढ़ रहे थे। घर के बाहर कार रुकने से वह बाहर देखने आए। सुधांशु जी ने उन्हें देखा। पहले तो वे पहचान नहीं सके, कई साल बाद देखा था। सिर के बाल पक चुके थे, चेहरे पर गड्ढे हो गए थे, बहुत कमज़ोर से लग रहे थे। उन्हें पहचानने के बाद सुधांशु जी ने कहा, क्या हुआ, आपने हमें पहचाना नहीं? मैं रज्जू का भाई। यह सुनकर रमेश जी जैसे नींद से जागे हों। उन्होंने कहा, अरे भाई साहब, आपके आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए पहचानने में समय लग गया। रमेश जी बहुत खुश हुए, उन्हें बरामदे में ले जाकर बैठाया। अपने बड़े लड़के को आवाज़ दी, मोहित बेटा देखो, तुम्हारे मामा जी आए हैं, पानी लेकर आओ। कुछ देर में मोहित 2 गिलास में पानी लेकर आया और विमला और सुधांशु जी पानी पी रहे थे। सुधांशु जी की नज़र रज्जू को ढूंढ रही थी। अब तक तो उसे खबर मिल गई होगी, वह हमसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या अभी तक नाराज़ है? कुछ देर में चाय नाश्ता भी आ गया। अब सुधांशु जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने पूछ ही लिया, रज्जू कहाँ है? क्या कहीं बाहर गई है? रमेश जी ने कहा, आप चाय पीजिए, वैसे राखी तो आपको मिल गई होगी। सुधांशु जी ने कहा, हाँ राखी तो मिल गई, लेकिन मैंने सोचा इस बार रज्जू से खुद राखी बंधवाऊँगा, इसलिए चले आए। रमेश जी ने कहा, आप चाय पीजिए, फिर बात करते हैं। सुधांशु जी ने कहा, नहीं, पहले मैं रज्जू से मिलूँगा, मुझे उससे अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगनी है, बाद में चाय पियेंगे। रमेश जी ने कहा, चलिए अंदर चलते हैं। सुधांशु जी जैसे ही अंदर गए, सामने दीवार पर रज्जू की तस्वीर जिस पर माला लगी थी देखकर जड़वत हो गए। विमला जी फूट फूट कर रोने लगी। सुधांशु जी बोले, यह कैसे हो गया? मेरी बहन कहाँ चली गई? रमेश जी की भी आंखों में आंसू झलक रहे थे। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, आपकी शादी से आने के बाद उसका दिल टूट गया था। वह आपको अपने पिता की तरह मानती थी। वहाँ से आने के बाद से वह बीमार रहने लगी। धीरे धीरे उसकी बीमारी जानलेवा हो गई। कोई भी दवा काम नहीं करती थी। मरने से 2 महीने पहले उसने बहुत सारे लिफाफे और राखी मंगवाई, जिनमें दिन भर बैठकर चिट्ठियाँ लिखकर पैक करती रहती थी। सुधांशु जी ने कहा, यह सब कब हुआ? रमेश जी ने कहा, आपकी शादी के 2 साल बाद ही वह हमें छोड़कर चली गई। वह यही कहती थी, पता नहीं क्यों भैया नाराज़ हैं, एक दिन ज़रूर अपनी छोटी बहन को माफ़ कर देंगे और मुझसे मिलने आएंगे। यह सुनकर सुधांशु जी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, बहन मुझे माफ़ कर दे, पैसों के घमंड ने मुझे अंधा बना दिया था। रमेश जी ने कहा,
अपनी आखिरी इच्छा के रूप में उसने मुझसे कहा कि हर साल भैया को राखी भेजते रहना, इसलिए मैं तब से राखी भेज रहा हूँ। अब आप आ गए हैं तो बची हुई राखी के लिफाफे ले जाइए। सुधांशु जी और विमला जी का मन उचट गया था। दोनों उसी समय वहाँ से चल दिए। पछतावे ने उनके पैरों को भारी कर दिया था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।